आज के हमारा चर्चा का विषय है शोध क्या है। शोध एक बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान के विस्तार का क्षेत्र है और यह ज्ञान जो है संसार के सभी ज्ञान के अनुशासनों के क्षेत्र में विकसित होता है। साहित्य के क्षेत्र में भी शोध की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण रूप धारण कर चुकी है। शोध वास्तव में मनुष्य की जिज्ञासा को शांत करने का मानवीय प्रयास है। शोध से मनुष्य प्रकृति के रहस्यों का उद्घाटन करता है, अपनी जिज्ञासाओं को शांत करता है और ज्ञान के विस्तार के लिए प्रयत्नरत रहता है। शोध के लिए वैसे हिंदी में और भी कई शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे अनुसंधान, गवेषणा, अन्वेषण इत्यादि। सबसे प्रचलित और सरल शब्द है शोध। शोध का अर्थ होता है खोज। अंग्रेजी में इसके लिए रिसर्च शब्द का प्रयोग किया जाता है। कई लोग शोध से तात्पर्य किसी भी नई वस्तु के निर्माण या उत्पादन से भी लगाते हैं। वास्तव में शोध में किसी नए वस्तु का उत्पादन या निर्माण नहीं किया जाता, बल्कि पहले से जो वस्तु, जो विचारधारा या जो कृति मौजूद हो, उससे संबंधित अल्पज्ञात एवं अज्ञात तथ्यों को पुनर्जीवित किया जाता है। और इसीलिए खोज का अर्थ होता है जो वस्तु या जो कृति या जो भी विवरण या ज्ञान के जो क्षेत्र जो लुप्त प्राय से हो जाते हैं या जो अज्ञात होते हैं, जो अल्पज्ञात होते हैं, उनको दोबारा खोज कर, तलाश कर उसे ज्ञान के क्षेत्र में पुनः प्रतिष्ठापित करना। उदाहरण के लिए यदि कोई घड़ा है, मिट्टी से घड़ा बनाना शोध नहीं है, वह निर्माण है, वह उत्पत्ति है। लेकिन पहले से निर्मित घड़ा यदि हमारे सामने रख दिया जाए और उस घड़े के निर्माण की प्रक्रिया पर विचार किया जाए या उस मिट्टी पर विचार किया जाए जिससे वह स्वरूप हमारे सामने व्यक्त हुआ है, अर्थात घड़ा या उसके अवयवों से संबंधित जितनी भी और बातें हैं उन पर जब विचार किया जाए या उस घड़े से संबंधित जो अज्ञात एवं अल्पज्ञात तथ्य हैं उनको उजागर करने का प्रयास किया जाए, तब उसे हम शोध कहेंगे। शोध का जो सबसे प्रचलित अर्थ है वो है खोज, और यह खोज भी पुनः खोज। जो वस्तु खो जाती है उसको हम लोग खोजते हैं दोबारा। शोध के लिए एक और बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है अनुसंधान। अनुसंधान जो है अनु और संधान शब्द के मेल से बना है। अनु जो है इसमें उपसर्ग है और संधान जो है वो शब्द है। संधान का अर्थ है निशाना लगाना या लक्ष्य को वेधना, और इस तरह से अनु का अर्थ है फिर से या पुनः, अर्थात पुनः हम किसी लक्ष्य को साधते हैं तो वह अनुसंधान कहलाता है। शुद्ध जो है, शोध जो है वो शुद्ध धातु से निर्मित है। शुद्ध का अर्थ होता है छांटना या छँटना, अर्थात बहुत सारे वस्तुओं के साथ जब मिश्रित कोई पदार्थ हमारे सामने हो और उसमें से यदि हम उसमें से जो और दूसरे अन्य अनावश्यक पदार्थ हैं उनको दूर करके हम उसके मूल पदार्थ को जब हम छांट करके हम सामने लाते हैं तो वो शोध कहलाता है। यदि सोना है, सोने में जो मिलावट, जो अन्य धातु होते हैं उनको दूर करके हम शुद्ध सोने को हम बाहर लाएं तो वो शोध कहलाएगा। उसी प्रकार से गवेषणा जो शब्द है, गो और ईषण शब्द है, उसमें यदि कोई गाय खो जाती हो और उस गाय को खोज करके लाया जाए तो वह गवेषणा हो जाती है। इस प्रकार से शोध जो है ये एक ज्ञान के विस्तार के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण जो है साधन है। वास्तव में बहुत समय पहले तक भी शोध या अनुसंधान को केवल विज्ञान के क्षेत्रों के लिए ही उपयुक्त समझा जाता था। यह माना जाता था कि शोध केवल विज्ञान के ही क्षेत्र में संभव है या विज्ञान के क्षेत्रों में होने वाले आविष्कार या उन पर जब विचार किया जाता है तब उसी को हम शोध मानते थे। लेकिन वास्तव में शोध जो है केवल विज्ञान के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि मानविकी के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में जितने भी ज्ञानानुशासन हैं उन सभी क्षेत्रों में शोध संभव है। और जैसा अभी मैंने बताया कि शोध का अर्थ निर्माण या उत्पादन नहीं होता है, बल्कि शोध का अर्थ है पुनर्पाठ, या शोध का अर्थ होता है अज्ञात तथ्यों की खोज करना। और इस खोज की एक बड़ी प्रक्रिया होती है। इसमें
पहले समस्या को अनुकथित किया जाता है और उस समस्या के समाधान का प्रयास किया जाता है। अर्थात शोध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समस्या पहले स्थापित की जाती है और उस समस्या का विश्वसनीय समाधान ढूंढा जाता है। शोध को अंग्रेज़ी में रिसर्च कहा जाता है और शोध के क्षेत्र में रिसर्च शब्द ही बहुत ही लोकप्रिय है। और रिसर्च शब्द में भी यदि आप देखें तो री और सर्च दो अलग शब्द हैं। इसमें री का अर्थ होता है पुनः और सर्च का अर्थ होता है खोज। और यहाँ पर अंग्रेज़ी का यह शब्द भी हिंदी के शोध, अनुसंधान और गवेषणा के समकक्ष जो है अपने अर्थ को प्रदान करता है। अब हम शोध के कुछ परिभाषाओं को हम देखेंगे। वास्तव में ये जो शोध प्रविधि और प्रक्रिया, जिसे अंग्रेज़ी में हम रिसर्च मेथोडोलॉजी कहते हैं, इस पर पाश्चात्य जगत में बहुत विचार पहले हुआ और इसको शास्त्र के रूप में विकसित करने का श्रेय प्रथमतः पाश्चात्य जो है विचारकों को है। और इसीलिए हिंदी में भी शोध की जितनी परिभाषाएं उपलब्ध हैं उनमें से कुछ प्रमुख परिभाषाएं अंग्रेज़ी के विचारकों के द्वारा प्रतिपादित ली गई हैं। उदाहरण के लिए इनमें से कुछ ऐसे शोध वैज्ञानिक हुए हैं, जैसे उदाहरण के लिए PM कुक एक बहुत बड़े शोध विशेषज्ञ हुए हैं। उसी प्रकार से आप मौले एक विशेषज्ञ हुए हैं। उसी प्रकार से क्रैफर्ड नामक एक विशेषज्ञ हुए हैं। तो इनके अनुसार कुछ परिभाषाएं हम आप यहाँ देखेंगे। C.C. क्रैफर्ड के अनुसार सामान्य से अधिक परिणाम प्राप्ति के लिए प्रयुक्त विशिष्ट साधन, सामग्री तथा प्रणाली के समन्वय का निष्कर्ष ही शोध है। इसी प्रकार से अमेरिकी विश्वकोश के अनुसार बेसिक रिसर्च इज अ कंटिन्यूइंग सर्च फॉर न्यू नॉलेज, ए सिस्टमैटिक सर्च टू मीट द चैलेंज ऑफ द अननोन। जॉर्ज जे मौली की एक परिभाषा जो है वह बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। इसमें सार रूप में हम यह कह सकते हैं कि शोध में बिखरे, अज्ञात एवं महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन किया जाता है। परोक्षतः शोध के लिए समस्या के निर्धारण के उपरांत उससे संबंधित शोध के लिए उपयोगी और उपयुक्त सामग्री को संकलित किया जाता है। उस सामग्री की व्याख्या की जाती है, उसका विश्लेषण किया जाता है, उसका वर्गीकरण किया जाता है और तदनुसार हम शोध के समस्या का समाधान हम तलाशते हैं। और यह समाधान जो होता है वह विश्वसनीय होता है। और जब तक समाधान विश्वसनीय नहीं होगा तब तक शोध की समस्या का हल जो है वह नहीं निकल सकता। इसलिए शोध के लिए समस्या की व्याख्या और उस व्याख्या के उपरांत उससे संबंधित सामग्री का संकलन और उस सामग्री का विश्लेषण और उस विश्लेषण के माध्यम से तर्क प्रणाली के द्वारा या प्रामाणिक और अन्य संसाधनों के द्वारा उस समस्या का समाधान स्थापित किया जाता है। इस तरह से शोध एक बहुत महत्वपूर्ण, एक विस्तृत प्रणाली होती है जिसमें शोधार्थी जो होता है उसकी भूमिका बहुत ही कठिन होती है और उसे बहुत श्रम करना पड़ता है इसके लिए। शोध के कई प्रकार हैं। अभी जैसा मैं बता रहा था कि शोध केवल विज्ञान के क्षेत्रों के लिए ही जो है वह लागू नहीं होती है, बल्कि साहित्य का भी क्षेत्र जो है बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा यहाँ विषय जो है साहित्यिक शोध का विषय है। शोध के जितने क्षेत्र हैं, ज्ञानानुशासन जितने हैं विश्व में, उन सभी ज्ञानानुशासन के क्षेत्रों में शोध संभव है और शोध निरंतर चलता रहता है। इसीलिए विज्ञान के क्षेत्र में जितने विज्ञान के विषय हैं, भौतिक विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो, गणित शास्त्र हो या फिर आज इधर कंप्यूटर विज्ञान हो, खगोल शास्त्र हो, जितने भी शास्त्र हैं इनमें शोध संभव है और अनादिकाल से शोध इस पर निरंतर जो है वो जारी है। उसी प्रकार से साहित्य के भी क्षेत्र में यदि हम देखें तो प्राचीन काल से ही शोध जो है किसी न किसी रूप में ये हमारे इस देश में भी और बाहर भी विद्यमान है। साहित्यिक शोध जो है साहित्यिक कृतियों पर, साहित्यिक कृतियों के पाठ पर या फिर रचनाकारों पर, उनके जीवन पर या इससे संबंधित और जुड़े जितने भी विषय होते हैं उनकी तार्किकता को सिद्ध करने के लिए साहित्यिक शोध किया जाता है। साहित्यिक शोध के भी कई और क्षेत्र हैं, उसका भी वर्गीकरण हम कर सकते हैं। जैसे साहित्य में गद्य है, पद्य है या फिर साहित्यिक कृतियां हैं, उनका पाठ है। यदि आप उदाहरण के लिए अगर आप मध्यकाल के साहित्य को लें या कबीर के आप पाठ को लें तो कबीर का जो पाठ है, कबीर की वाणी जो है वो उनके काल में लिखित नहीं गई थी।
उसे बहुत आगे चलकर उनके शिष्यों ने उसको लिपि में लिपिबद्ध किया था और इस तरह से हमारे सामने वह उपलब्ध है। लेकिन कबीर का जो वह पाठ आज उपलब्ध है उसकी प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए भी शोध हो रहा है। वास्तव में वह पाठ या वह दोहे या वह भाषा जो आज हमें कबीर के नाम से दिखाई देती है, क्या वास्तव में वो कबीर की है या नहीं, या कबीर के काल में किस प्रकार की भाषा बोली जाती थी, क्या उस भाषा के उदाहरण उस पाठ में विद्यमान हैं या नहीं। यह एक विशेष प्रकार का शोध है जिसको पाठानुसंधान या पाठालोचन या टेक्सटुअल रिसर्च कहा जाता है। ये एक उदाहरण है। उसी प्रकार साहित्य के ही अंतर्गत भाषा विज्ञान को यदि आप लें, किसी भी साहित्य को यदि जिस काल में वह रचित है उस काल में जो जिस भाषा का प्रयोग किया गया है उस भाषा पर भी शोध किया जा सकता है। उसी प्रकार से इतिहास संबंधी शोध, जो ऐतिहासिक जो तथ्य होता है साहित्य में, उस पर भी शोध किया जाता है। इस प्रकार से यदि आप देखें तो विषय की दृष्टि से शोध के विषयों को बहुत ही स्थूल रूप से 3 भागों में हम बांट सकते हैं। एक तो है वैज्ञानिक विषयों से संबंधित शोध, दूसरा साहित्यिक विषयों से संबंधित शोध, और मानवीय परक जो विषय जो होते हैं उनसे संबंधित शोध। और इधर फिर आप देखेंगे कि आधुनिक काल में व्यापार, वाणिज्य, प्रबंधन या फिर विधि, जितने भी ज्ञान के स्रोत हैं उन सभी क्षेत्रों में नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए या ज्ञान के विस्तार के लिए या जो पहले से मौजूद जो ज्ञान है उसके पुनर्पाठ के लिए भी शोध जो है वो किया जाता है। शोध एक वैचारिक प्रक्रिया है, एक तार्किक प्रक्रिया है। साहित्यिक शोध में तार्किक प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है। साहित्यिक शोध में तथ्य से सत्य की ओर अग्रसर होता है। पहले तथ्य को इकट्ठा किया जाता है, जो सामग्री हमारे सामने उपलब्ध होती है उनमें जो भी तथ्य हमारे सामने उपस्थित होते हैं उनका विश्लेषण किया जाता है और उसके भीतर से सत्य को खोजा जाता है। अंततः शोध जो है सत्यान्वेषण की एक बहुत ही गंभीर प्रक्रिया है। इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। शोध एक श्रमपूर्ण जो है वो उपक्रम है जिसे शोधार्थी अपने परिश्रम से संपन्न करता है। इसीलिए साहित्यिक शोध जो है वह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेकिन जटिल क्षेत्र है शोध का। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि साहित्यिक शोध बहुत सरल है या आसान है, या वैज्ञानिक शोध की तुलना में साहित्यिक शोध जो है बहुत सरल है, आसान है, ऐसा माना जाता है। लेकिन वास्तव में यदि गंभीरतापूर्वक साहित्यिक शोध में यदि कोई शोधार्थी प्रवेश करता है तो वह बहुत ही उसे कठिन परिश्रम करना पड़ता है। प्रामाणिकता बहुत आवश्यक होती है शोध में। साहित्यिक शोध के भी कई प्रकार होते हैं। उदाहरण के लिए आलोचनात्मक शोध, तुलनात्मक शोध, सर्वेक्षणात्मक शोध, कालखंडपरक शोध, शास्त्रीय या सैद्धांतिक शोध, पाठानुसंधान, अभी जिसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ, किसी भी समय या काल या रचना के पाठ को लेकर उसकी प्रामाणिकता पर जब विचार किया जाए तो उसको पाठानुसंधान कहा जाता है या पाठ परक शोध कहा जाता है। या उसी प्रकार से अंत में भाषा वैज्ञानिक शोध, अर्थात किसी भी साहित्यिक कृति की भाषा पर जब विचार किया जाए, भाषा के जितने अंग होते हैं अर्थात उसकी ध्वनि, उसका अर्थ, उसका रूप और वाक्य संरचना, तो भाषिक संरचना पर जब किसी कृति कि जब हम विचार करते हैं उसकी प्रामाणिकता पर, उसकी प्राचीनता पर या उसके अर्थ को लेकर के जो अर्थ परिवर्तन होता है उस पर जब विचार किया जाता है तो ये भाषा वैज्ञानिक शोध कहलाता है। इस प्रकार से साहित्यिक शोध का क्षेत्र बहुत व्यापक है, बहुत ही विस्तृत है। और इधर आधुनिक काल में जब से साहित्य की रचना हिंदी में प्रारंभ हुई तब से शोध की प्रक्रिया हिंदी साहित्य में जो है बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। उदाहरण के लिए यदि आधुनिक काल का जो साहित्य हिंदी साहित्य है, भारतेंदु काल से यदि हम देखें अर्थात 1850 के आसपास के बाद जो साहित्य की रचना हुई है उसको हम लोग आधुनिक कालीन साहित्य कहते हैं। और हिंदी साहित्य जो है इसका प्रारंभ लगभग हम खड़ी बोली हिंदी का साहित्य जो है वो 1850 के बाद जो प्रकट होता है, जिसमें गद्य और पद्य हैं, और ये सारा का सारा जो साहित्य जो है इसमें उसी काल से शोध जो है वो प्रारंभ हो चुका था। शोध के क्षेत्र में आलोचना और समीक्षा का भी प्रवेश होता है। आलोचना भी एक प्रकार का शोध है जहाँ विचारक या आलोचक किसी सिद्धांत को लेकर उस सिद्धांत के आधार पर उस रचना की कसौटी को वो परखता है और तब वह आलोचनात्मक शोध कहलाता है। यहाँ पर शोध के लिए शोध में हम देखेंगे कि विचारों और सिद्धांतों का बहुत महत्व होता है।
वैचारिकी जब तक स्थापित नहीं होगी तब तक शोध कार्य को हम आगे नहीं बढ़ा सकते। इसीलिए शोध प्रक्रिया में, साहित्यिक शोध में विशेष रूप से, या किसी भी शोध में, सबसे पहले शोध की समस्या को स्थापित किया जाता है, अर्थात समस्या को ही शोध का विषय माना जाता है। जब शोध का विषय जब चुन लिया जाता है, उसी को हम समस्या कहते हैं, उसी को अंग्रेजी में प्रॉब्लम कहा जाता है। अर्थात समस्या को स्थापित किया जाता है और उस समस्या का समाधान जो है वो तलाशा जाता है, और यही सारी प्रक्रिया जो है वो शोध कहलाती है। साहित्यिक शोध में साहित्यिक विषय को एक चुना जाता है समस्या के रूप में, उस समस्या को परिभाषित किया जाता है, और इसी समस्या को जो परिभाषित करने की प्रक्रिया है, इसी को हम विषय चयन की प्रक्रिया कहते हैं। और विषय जब स्थापित हो जाए, विषय का शीर्षक जब हम स्थापित कर देते हैं, उसको हम अनुकथित कहते हैं। अनुकथन का मतलब है उसको परिभाषित करना, उसको डिफाइन करना। और जब समस्या जब पूरी तरह से, संपूर्ण रूप से शोधार्थी की समझ के साथ जब वो स्थापित होती है, तब उसके संबंध में विचार किया जाता है और उस समस्या के समाधान के लिए जो आवश्यक सामग्री होती है उसको एकत्रित करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन दूसरे चरण में समस्या के अनुकथन के पश्चात एक परिकल्पना की जाती है कि शोध की प्रक्रिया में शोध का स्वरूप क्या होगा, कैसे होगा, एक उसका जो कच्चा प्रारूप तैयार किया जाता है। इस कच्चे प्रारूप को शोध की भाषा में प्राक्कल्पना या प्राक्कथन कहा जाता है, और ये शोध की प्रारंभिक अवस्था में इसका बड़ा महत्व होता है। और इसलिए शोध की समस्या के अनुकथन के पश्चात उससे जुड़ी हुई सैद्धांतिकी का जो है शोधार्थी अध्ययन करता है। शोध प्रबंध में अंत में शोध का जो निष्कर्ष जो है वह शोध प्रबंध के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, और इसीलिए शोध प्रबंध, जिसको हम थीसिस कहते हैं अंग्रेजी में, ये जब प्रस्तुत हो जाती है तो शोध पूरी तरह से क्रिया संपन्न होती है, ऐसा माना जाता है। इसीलिए शोध की समस्या और शोध की समस्या के बाद में उसका विश्वसनीय समाधान जब स्थापित किया जाता है तो उस समाधान को ही शोध प्रबंध के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। और इसलिए शोध प्रबंध लेखन भी एक अपने आप में बहुत बड़ी कला है, और ये बिल्कुल अंतिम चरण है शोध का, जहाँ पर शोध की समस्या का समाधान उसमें प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन शोध की समस्या से लेकर शोध के समाधान को प्राप्त करने के बीच में कई सोपान होते हैं। इस पर हम अगले कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज जो है हम शोध क्या है इसी पर हम बहुत विस्तार से हम विचार कर रहे हैं। शोध में निश्चित रूप से सैद्धांतिकी बहुत महत्वपूर्ण होती है, वैचारिकता बहुत महत्वपूर्ण होती है। शोध का विषय चाहे कोई भी हो, साहित्यिक शोध में भी शोध का विषय चाहे वो गद्य से संबंधित हो या पद्य से संबंधित हो, गद्य में अनेक विधाएं हैं। किसी भी भाषा के शोध में बहुत सारी विधाएं होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए गद्य में कहानी होगी, उपन्यास होगा, निबंध होगा, नाटक होंगे, एकांकी होगा, आत्मकथा होगी, जीवनी होगी। इन तमाम विधाओं में रचित साहित्य पर शोध किया जा रहा है, शोध की संभावनाएं होती हैं। और उसके बाद में कालपरक शोध जब होता है, किसी काल विशेष में रचित साहित्यिक पाठ में जो प्रतिपादित विचार हैं, सैद्धांतिकी है, उसके प्रासंगिकता पर भी हम शोध करते हैं या कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि प्रेमचंद के साहित्य को हम यदि लें, प्रेमचंद का साहित्य जो है 1880 और 1936 के बीच में लिखा गया था। 1936 के काल का समाज प्रेमचंद के साहित्य में प्रतिबिंबित हुआ है। उस साहित्य को लेकर उनकी कहानियों और उपन्यासों में जो समाज है, जो सामाजिक स्थितियां हैं, या फिर जो मनुष्य के संबंध हैं, या स्त्रियों की जो दुर्दशा है, या किसान की जो स्थितियां जो हैं, उस पर यदि हम विचार करके उसकी तुलना हम आज जो साहित्य रचा जा रहा है उस साहित्य में किसानों की दुर्दशा या स्त्रियों की स्थितियों के साथ यदि तुलना करें, तो यह भी अपने आप में एक बहुत ही प्रासंगिक जो है वो शोध का विषय होता है। तो किसी भी पूर्व रचित रचना के प्रासंगिकता को सिद्ध करना भी साहित्यिक शोध का विषय होता है, और आज यह शोध जो है बहुत महत्वपूर्ण रूप से प्रासंगिक होता चला जा रहा है। और इसलिए हम देखते हैं कि साहित्यिक शोध किसी भी समाज की प्रगति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। साहित्यिक शोध सांस्कृतिक बोध का बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। किसी भी देश, राष्ट्र या समाज की सांस्कृतिक जो है उसकी उन्नति या उसके विस्तार को या उसकी वास्तविक स्थिति को समझने के लिए साहित्यिक शोध बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इसीलिए
संस्कृत के साथ यह साहित्यिक शोध जुड़ा हुआ है। और साहित्य का जब अध्ययन किया जाता है, विशेष रूप से जब शोध के क्षेत्र में हम साहित्य की बात करते हैं, तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि साहित्य कोई एकांगी अनुशासन नहीं होता है। साहित्य 5 और ज्ञानानुशासनों से नियंत्रित होता है और संचालित होता है। ये 5 जो ज्ञान के क्षेत्र हैं, उसमें सबसे पहला जो क्षेत्र है या विषय जो है वो है इतिहास, दूसरा है मनोविज्ञान, तीसरा है दर्शन, चौथा है समाजशास्त्र और पांचवा है राजनीति शास्त्र। राजनीति शास्त्र आज राजनीति विज्ञान हो गया है, समाजशास्त्र समाज विज्ञान हो गया है। तो प्राचीन काल में जितने शास्त्र थे वह आधुनिक युग में विज्ञान बन गए हैं। इसीलिए ये जो 5 ज्ञानानुशासन हैं, इनके बीच में साहित्य केंद्रित होता है। इसीलिए जब साहित्यिक शोध की हम बात करते हैं, तब साहित्य के साथ में ये 5 तत्व जुड़े होते हैं। अर्थात किसी भी काल की रचना को यदि लिया जाए, चाहे वह गद्य में रचित हो या पद्य में रचित हो, उसके साथ में उस काल का इतिहास, उस काल के समाज का मनोविज्ञान, उस काल के समाज का दर्शन या उस समय की वैचारिकी या फिर उस कृति में जो दर्शन स्थापित हुआ है, उस दर्शन का जो है विश्लेषण किया जाता है। उसके साथ साथ समाजशास्त्र, उस काल का समाज और उस समय की राजनीतिक स्थितियाँ, ये सब उस कृति में जो हैं वो समाहित होती हैं। इसीलिए साहित्य की किसी भी कृति पर जब शोध कार्य होता है, तो साथ साथ उस कृति में जो भी प्रतिपाद्य जो है तथ्य जो हैं, उसके साथ में ये 5 ज्ञानानुशासन समानांतर उसके जो है वो चलते रहते हैं। और इसीलिए साहित्यिक शोध में इतिहास, दर्शन, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र और फिर मनोविज्ञान, ये 5 जो हैं ये ज्ञानानुशासन उस कृति को उद्घाटित करते हैं। और इसीलिए साहित्यिक अनुसंधान में ये 5 तत्व जो हैं समाहित होते हैं। और इसलिए साहित्यिक शोध वैसे ऊपर से देखने के लिए बहुत सरल दिखाई देता है, लेकिन जब उस शोध के क्षेत्र में जब शोधार्थी प्रवेश करता है, तो उसे बहुत नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए साहित्यिक शोध के लिए गहन और गंभीर अध्ययन की आवश्यकता होती है। अध्येता जब तक गहन अध्ययन न करे और विपुल और बहुत विस्तृत अध्ययन जब तक नहीं करता शोधार्थी, तब तक साहित्यिक शोध को वह सफल नहीं बना सकता, या उसका जो शोध कार्य जो है वो सफल नहीं होगा या प्रामाणिक नहीं होगा। शोध को प्रामाणिक होना बहुत आवश्यक है। और जैसा इससे पहले भी मैं निवेदन कर चुका हूँ कि समाधान विश्वसनीय होना चाहिए, प्रामाणिक होना चाहिए। अंत में एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि साहित्य में कोई भी राय अंतिम नहीं होती है। साहित्य में अनेक विद्वान अनेक तरह के मत अपना स्थापित कर सकते हैं और उस पर चर्चा हो सकती है और उस पर बहस हो सकती है और उसको एक तार्किक जो है वह समाधान तक उसको पहुंचाया जा सकता है। इससे अगर बिल्कुल विपरीत यदि हम विज्ञान को हम देखें, तो वैज्ञानिक शोध में हमेशा उसका जो निष्कर्ष जो होता है वह एक ही होता है और वही अंतिम होता है। उदाहरण के लिए यदि अब न्यूटन के नियमों को यदि आप देखें या फिर गुरुत्वाकर्षण से संबंधित जो नियमों को आप देखें, तो न्यूटन ने अपने काल में जिन सिद्धांतों को स्थापित किया था वो अटल हैं और उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उसमें अलग अलग वैज्ञानिकों के अलग अलग मत नहीं हो सकते। उसकी व्याख्या कर सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं या उसके अर्थ को हम समझा सकते हैं। उसी तरह से अगर आइंस्टीन के भी अगर सिद्धांतों को देखें या जितने भी और बड़े बड़े जो सिद्धांत हैं उन सब को यदि आप देखें, तो ये सब वैज्ञानिक जो हैं शोध के बड़े अच्छे उदाहरण हैं। तो साहित्यिक शोध में और वैज्ञानिक शोध में बहुत अंतर है। साहित्यिक शोध जो है वह तथ्यान्वेषण है और वैज्ञानिक शोध जो है पूरी तरह से प्रयोग जनित होता है। प्रयोगों के आधार पर उसे सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है वैज्ञानिक शोध में। लेकिन साहित्यिक शोध में शोधार्थी की विचारधारा, शोधार्थी का व्यक्तित्व, उसकी सोच, उसका अध्ययन उसमें प्रतिबिंबित होता है। इसीलिए साहित्यिक शोध का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है और साहित्यिक शोध में भी कोई भी शोधार्थी जब निष्कर्ष देता है तो वही निष्कर्ष अंतिम नहीं होता, बल्कि उसमें और ज़्यादा गुंजाइश होती है भविष्य के शोध के लिए। और इसलिए साहित्यिक शोध अपने आप में चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है जिस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और शोधार्थी को साहित्यिक शोध के मानकों का गहन अध्ययन करना चाहिए। उसे साहित्यिक शोध की प्रविधियों का उसे पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और इसके बाद ही उसे साहित्यिक शोध के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए। साहित्यिक शोध में हम आगे एक और विषय पर हम चर्चा कर सकते हैं। साहित्यिक शोध को समस्या से लेकर उसके समाधान
तक जब हम एक पूरी तरह से एक यात्रा जब हम करते हैं तो उसके बीच में बहुत सारे जो हैं पड़ाव आते हैं और या साहित्यिक शोध के अनेक चरण होते हैं। इन विभिन्न चरणों को हम सोपान कहते हैं। सीढ़ी, जैसे एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी, इस प्रकार से सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते चढ़ते हम चरम पर पहुंचते हैं, उत्कर्ष पर पहुंचते हैं या समाधान के अंतिम बिंदु पर पहुंचते हैं। और यही अंतिम बिंदु जो है इसी को हम निष्कर्ष कहते हैं। और इसीलिए साहित्य के संबंध में जब हम शोध कार्य शुरू करते हैं तो सबसे पहले, जैसा मैंने बताया कि सबसे पहला जो चरण होता है साहित्यिक शोध में, वो समस्या को स्थापित करने का होता है। समस्या को स्थापित करने के बाद में अनेक शोध वैज्ञानिकों ने उस सारी प्रक्रिया को भिन्न भिन्न चरणों में वर्गीकृत किया है और इसी वर्गीकरण को शोध के भाषा में हम सोपान कहते हैं। और पाश्चात्य विद्वानों ने, कुछ विद्वानों ने इसके 4 सोपान माने हैं, कुछ लोगों ने 10 माने हैं, कुछ लोगों ने 15 माने हैं, कुछ लोगों ने 16 सोपान माने हैं। लेकिन मूल रूप से यदि हम शोध कार्य को यदि हम विश्लेषित करें तो बहुत स्थूल रूप से यदि आप देखें तो 4 या 5 चरणों में समूची शोध प्रक्रिया को हम समाहित कर सकते हैं। सबसे जो पहला जो चरण जो है वो है समस्या या आप विषय का चयन करते हैं, ये पहला सोपान होता है। इसके बाद दूसरा जो सोपान होता है उसको हम लोग शोध की भाषा में प्राक्कल्पना कहते हैं या अंग्रेजी में इसी को हाइपोथेसिस कहा जाता है। अर्थात भविष्य में जो शोध का जो आपके सामने जो रूपरेखा होगी उसकी परिकल्पना हम यहाँ पर करते हैं और ये एक कच्चा प्रारूप तैयार किया जाता है, इसको प्राक्कल्पना कहा जाता है और ये कोई शोध प्रबंध का अंतिम स्वरूप नहीं होता। तो दूसरा चरण जो है ये प्राक्कल्पना है या प्राक्कथन है। प्राक का मतलब है पूर्व और कल्पना का मतलब है हम उसको कल्पित करते हैं, परिकल्पित करते हैं शोध के स्वरूप को, और ये दूसरा जो है बहुत महत्वपूर्ण सोपान है। इसके बाद तीसरा चरण या तीसरा सोपान जो होता है वो सामग्री संकलन का होता है। अर्थात विषय के अनुकूल, विषय से संबंधित सामग्री संकलित की जाती है। साहित्यिक शोध में महत्वपूर्ण सामग्री वो अध्ययन हेतु संकलित करने वाली, किए जाने वाली पुस्तकें होती हैं। उससे संबंधित जो पुस्तकें होंगी, अर्थात इसमें यदि सैद्धांतिक पुस्तकें अलग होंगी, इसके बाद में जो आपकी जो सृजनशील साहित्य जो है वो अलग होगा, और इसके बाद में संदर्भ ग्रंथ होंगे, और इन सब का संकलन शोधार्थी करता है, व्यक्तिगत रूप से भी करता है या फिर पुस्तकालयों से करता है या विविध स्रोतों से करता है। तो ये तीसरा एक सोपान है। इसके बाद सामग्री संकलन के बाद सामग्री चयन की प्रक्रिया होती है। सामग्री चयन की प्रक्रिया के बाद में सामग्री का जो है उसकी व्याख्या करता है, उसका विश्लेषण किया जाता है, और इसके उपरांत जो है वह उस व्याख्या और विश्लेषण के आधार पर अपने शोध के उस विषय का या समस्या का समाधान स्थापित करता है। और उस समाधान को जब स्थापित कर लिया जाता है तब फिर शोध प्रबंध लेखन प्रारंभ होता है, और इस शोध प्रबंध में इन सारे चरणों को क्रमबद्ध रूप से समाहित किया जाता है, और अंत में निष्कर्ष या उपसंहार उसमें प्रस्तुत किया जाता है कि निष्कर्षतः उस समस्या का समाधान बहुत संक्षिप्त में क्या रहा, क्या है, और उसकी प्रामाणिकता क्या है। इस प्रकार से शोध प्रबंध की प्रस्तुति के साथ साथ सारा शोध कार्य संपन्न होता है। धन्यवाद।